वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास का सोशल साइंस, जिसकी आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसका हिंदी का लेसन आपको मैं करा चुकी हूँ, ये पहला पार्ट। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम की बुक से पहला पार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो भी परेशान ना हो, उनकी भी पूरी सीरीज में उनके लिए तैयार करूँगी, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। तो सभी बच्चे अपना अपना मीडियम देख करके अपनी अपनी तैयारी करें। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेटे, तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का पहला पार्ट। ये NCERT की बेटा लेटेस्ट बुक है, जो नई किताब आई है आपकी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 20, उसके अकॉर्डिंग जो बुक आई है, इसका पहला पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कवर पेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपकी बुक का कवर पेज रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं रेड फोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, पीछे कुछ पानी की जो है शिप वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, फेस्टिवल्स दिखाई पड़ रहे हैं, हार्वेस्टिंग दिखाई पड़ रही है। तो ये आपका इंडिया की जो बुक है आपकी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका आपका कवर पेज है। और साथ में आप देख पा रहे हैं आपका पहला चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर किया है आपके लिए। इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो आज हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो लेसन है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, ये एक स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट किया गया है। स्टेटमेंट है, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। वी मस्ट मूव टुवर्ड अ regenerative economy, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature itself, the ultimate regenerator and recycler of all resources. ठीक है, ये आपका क्रिस्टियाना फिगुरेरस ने ये बात कही थी। कहाँ पर कही थी, कैसे कही थी, इसको हम लास्ट में बेटा स्टडी करेंगे। पहले पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि पार्ट पढ़ने के बाद ही ये कंक्लूजन निकल करके आएगा, जो कि हमने स्टेटमेंट पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन क्या क्या है आपको दिया गया है। सबसे पहले जो आपको पिक्चर दी गई है, देख लीजिए, आपको दी गई है दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। ये दूध सागर रेल ब्रिज जो है क्या जो आपका वाटरफॉल है, जो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये रेल ब्रिज बना हुआ है, रेलवे का ब्रिज बना हुआ है। ये गोवा का आपको सीन दिया गया है आपकी बुक में। ये फोटो जो है ये गोवा से लिया गया है, वहां पर दूध सागर वाटरफॉल है। ठीक है, अब इस लेसन में आपने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट है उनमें और नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कनेक्शन है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे, अपनी नीड से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने लग जाएंगे, तो इसका हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, हमारे नेचर पर और अल्टीमेटली हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आज के लेसन में ढूंढेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ दो पिक्चर्स और दे दी गई हैं। देखिए, अ माइक्रो हाइड्रो प्लांट इन हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ये फ्लोटिंग वाटर है, जो पानी बह रहा है, इससे एनर्जी जनरेट की जा रही है, तो इसे वाटर एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्लांट आपको दिखाया गया ना, ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। सी बेड के नीचे से, यानी कि सी लेयर जो ऊपर है, समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है, उसके नीचे से ड्रिलिंग करके ऑयल निकाला जा रहा है। ऑयल कौन सा, नेचुरल ऑयल। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं। आगे हम पार्ट स्टार्ट करेंगे, अब लेसन स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। नेचर रिसोर्स कब बन जाती है, रिसोर्स क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि हमारे पास होती हैं और हम उन्हें बहुत ज़रूरी एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे लिए एक तरीके से कह लीजिए कि एसेट्स होते हैं हमारे।
तो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो कि ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें वो होती हैं, नेचर जो है वो एक तरीके से वो चीज़ें हैं, नेचर कहा जाता है जो कि हमारे लिए चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं। जैसे कि लिविंग में कहा जाएगा सारे एनिमल्स, सारे बर्ड्स, प्लांट्स, हम इंसान, हम सब के सब लिविंग है। नॉन लिविंग में है वाटर है, सॉइल है, स्काई है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिला करके जिनको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया है, वो सारी की सारी चीज़ें नेचर के हिस्से होती हैं, नेचुरल चीज़ें कहलाती हैं। When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature become resources. जब हम नेचर से मिली हुई चीज़ों को निकालते हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उनसे कुछ और नई चीज़ बना के उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्री कट किया, कोई पेड़ काटा, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। उसकी लकड़ी, उसकी पत्तियाँ, उसके पौधे, कोई पेड़ किसी ने काटा, उसमें से कोई कुर्सी बना रहा है, कोई चेयर बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, तो ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बन गई। अगर हम ट्री से कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं, तब भी वो हमारे लिए रिसोर्स है। ट्री कट गया उसके बाद भी वो हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है बेटे। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ह्यूमन से अलग वो जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि आप जंगलों में देखिए वुड जो होता है, सारा का सारा जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये कोई इंसान जाके उनको नहीं उगाता है, वो अपने आप उग रहे होते हैं। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज है, नेचर है। When we cut them and convert their wood into furniture, we see the trees as a resource. जब हम उनको काट के लाते हैं और उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उनको जलाने में काम लेते हैं, या लकड़ी से हम कोई रेलवे के ट्रैक बनाते हैं या घर में कोई फर्नीचर बनाते हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो often these entities are not easily accessible. अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें आसानी से एक्सेस नहीं की जा सकती, यानी कि आसानी से मिलती नहीं है। कई बार हमें कहीं ना कहीं से खोद के निकालनी पड़ती हैं, ढूंढ के निकालनी पड़ती है। आपका एग्जाम्पल दिया गया है, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई। कई बार पेट्रोलियम जो होता है जमीन के अंदर होता है, ओशियन के अंदर होता है, तो कई बार हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि हम उसे निकाल सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी होती भी है लेकिन वो बहुत महंगी होती है, इसलिए हम तेल नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना। तो और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव्स। कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, कल्चरली उनको मना किया गया होता है कि आपको इनको नहीं काटना है। जैसे पीपल के पेड़ को काटने के लिए मना किया जाता है कल्चरली कि ये हमारा गॉड है, इसको हमें कट नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम उसको एज रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हैं। So, for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible and exploitation should be economically feasible and culturally acceptable. मतलब किसी भी रिसोर्स को आप, मतलब किसी भी नेचुरल चीज़ को रिसोर्स तब कहेंगे जब आपके पास उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी हो, यानी कि उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी हो, और वो उतनी महंगी ना हो कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ, और साथ में आपकी कल्चर उसको अफोर्ड करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको अलाउ कर रही हो। तो रिसोर्स की 3 कंडीशन है बेटा, 3 सिचुएशन है जो कि आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप उसे रिसोर्स कहेंगे। वो क्या क्या है? पहली कंडीशन है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे टूल्स होने चाहिए कि हम उस तक पहुंच सके, रीच हो हमारी मात्रा। ठीक है। इस फोटो की बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मार्केट वैल्यू से कम होनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ ऐसा ना हो कि आप घर में धनिया उगा रहे हैं और बाजार में 10 रुपये में धनिया मिल रहा है, आपने घर में 100 रुपये खर्च कर दिए धनिया उगाने के लिए, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं कहा जाएगा, है ना बेटे। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी कि उसको बनाने में, उसको एक्सट्रैक्ट करने में आपके उतने ज़्यादा पैसे ना लगे कि आपको मार्केट से ज़्यादा महंगा पड़ने लग जाए, मतलब सस्ता पड़ना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन दी गई है कल्चरली एक्सेप्टेबल,
मीन्स टू से मस्ट नॉट वायलेट कल्चरल नॉर्म्स। हर कल्चर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आपकी सोसाइटी उसको अलाउ करे, आपकी कल्चर उसको अलाउ करे, आपकी कल्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज जो नेचर में है, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, नेचर रिसोर्स तब बनती है जब वो कोई भी नेचुरल चीज है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ये 3 कंडीशंस होती हैं, द 3 पिलर्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है ना। तो नेचर बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमन यूटिलाइज इट टू सस्टेन लाइफ। कोई भी नेचर की चीज है वो तब रिसोर्स बनती है जब ह्यूमन उसको अपनी सस्टेनेबल लाइफ के लिए यूज करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, आप लोग इसका बेटे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम आने वाला है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए बेटे, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हाट इज रिसोर्स कहा जाए, उसका भी आप आंसर यहीं से देंगे। और जब आपसे कहा जाए कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, इसका आंसर भी आपको यहीं से मिलेगा। ये तीनों कंडीशंस आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी और साथ में ह्यूमन यूटिलिटी के लिए भी, मतलब वो इंसान के यूज का भी हो। ऐसा ना हो कि आपने निकाल भी लिया, खर्चा भी कर दिया, आपकी कल्चर ने उसको अलाउ भी कर दिया, लेकिन वो आपके यूज की चीज नहीं है, वो आपके लिए यूजेबल भी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें होती है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको ब्रैकेट में क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज अ नेगेटिव कनोटेशन। मतलब एक्सप्लॉयटेशन जो कहा जाता है, दोहन कहते हैं हिंदी में, एक नेगेटिव कनोटेशन होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज इट हियर, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन लिखा गया है इसका मतलब है एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन। इसे आप नेगेटिव सेंस में ना समझें। आगे आपको दिया गया है लेसन में, द अर्थ हैज ट्रेजर्स। हमारी अर्थ में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इनमें से बहुत सारे हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज। इनको इस्तेमाल करना, यूज करना सीखने में भी इंसान को बहुत टाइम लगा है। These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores, timber, etc. इससे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनमें वाटर है, एयर है, सॉइल है, इनको तो हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोल है, पेट्रोलियम है, प्रेशियस स्टोन्स है, मेटल ओर्स हैं, टिम्बर है, इन सब का इस्तेमाल करना भी हमने बहुत लंबे टाइम में सीखा है। और ये सब चीज़ें अर्थ पर बनी भी बहुत लंबे टाइम के अंदर है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखिए सॉइल का यूज़ दिखाया गया कि सॉइल का यूज़ कैसे किया है। किसी ने यहाँ पर कोई प्लोइंग कर रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि सॉइल को यूज़ किया गया है। इकोसिस्टम बहुत लंबे टाइम के बाद हम एग्रीकल्चर सीख पाए हैं। साथ ही यहाँ पर हनी फ्रॉम अ बी हाइव से हनी एक्सट्रैक्ट करना, ये भी हम बहुत लंबे टाइम में सीख पाए। आगे आपको दिया गया है डोंट मिस आउट। मीन्स आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो कहा गया इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड। मीन्स उससे हमारी बहुत सारी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस हैं जहाँ पर नेचर को सेक्रेड माना जाता है, गॉडेस माना जाता है। यू हैव रेड अबाउट दिस, आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, है ना। तो इन सच ट्रेडिशंस नेचर इज अ नर्चरर एंड नॉरिशर। नेचर हमारे लिए नर्चरर है, नॉरिशर है, हमें हमारी अपब्रिंगिंग करती है, हमारा नरिशमेंट करती है, हमें न्यूट्रिशन देती है। तो आगे कहा क्या, डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस। क्या आप जानते हैं सारी प्रैक्टिसेस के बारे में। देखिए तुलसी पूजा हमारे यहाँ वेलबिंग के लिए की जाती है। तुलसी का जो ट्री होता है, तुलसी प्लांट होता है, उसको लगाना एक तरीके से एक होली ट्री माना जाता है, होली प्लांट माना जाता है, उसे लगाना अच्छा माना जाता है। आगे आपको दिया गया थिंक अबाउट इट। तो टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू। आप क्लास में देख सकते हैं, घर में है तो घर में देख सकते हैं, अपने चारों तरफ देखिए। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम। आपके आसपास जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, मेरे आसपास एक वाटर बॉटल है, मेरा मोबाइल फ़ोन है और मेरा फर्नीचर है, इन सब की चीज़ों के बारे में अगर मैं सोचूं तो एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर। इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, आपकी शर्ट में कोई प्लास्टिक बटन लगा हुआ है वो भी, आपका फर्नीचर भी, आपका खाना भी, आपकी प्लेट भी, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी आपके सराउंडिंग में हैं, आपका पानी की बोतल भी, पानी भी, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओरिजिनली कहीं ना कहीं नेचर से लिंक्ड हैं।
In short, we apply the term natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. यानी कि resources उन सारी की सारी चीज़ों को कहा जाता है, उन सारे materials को, उन सारे substances को कहा जाता है जो nature में है और हमारे लिए valuable है. ठीक है, तो आपको अगर डेफिनेशन कही जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की लिखने के लिए तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. हालांकि मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी, तब दोबारा से करवा दूंगी. फिलहाल के लिए आप लिखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है इसकी. इसे आप लोग आपकी कॉपी में लिखेंगे जब भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज की बात कही जाती है. अब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत सारे होते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है ताकि हम उनके बारे में एक जनरल बात कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं कैटेगराइज करने के, वो हम पढ़ेंगे. तो कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग. हम साइंस में पढ़ते हैं कि कैटेगराइजेशन का, नेमिंग का क्या बेनिफिट होता है. तो वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज ideas or thing. We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. हम चीज़ों की ग्रुपिंग इसलिए करते हैं, उनको कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि उनकी सेम कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ उसके अंदर कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बिहाफ पर हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे कि हम उस कैटेगरी का नाम ले सकें तो तुरंत ही हमें पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. जैसे आपके स्कूल में आप सब कैटेगरीज में बटे हुए हैं, एक 6th क्लास है, एक 7th क्लास है, एक 8th क्लास है. तो जब कहा जाता है 8th क्लास तो आपकी क्लास की बात आती है, यानी कि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी की बात की जा रही है. या कहा जाता है 8A, 8B, 8C, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही है. तो कैटेगराइज करने के क्या क्या फायदे होते हैं, हमें बातों को डिस्कस करना, किसी के बारे में बात करना, किसी को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है. तो when these names and meanings are shared across groups of people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. यानी कि हम उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो हमें हर बार बातों को एक्सप्लेन नहीं करना होता है. वैसे हम बहुत आसानी से उनके बारे में बात कर सकते होते हैं. वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू. और हम चीज़ों को बहुत ही इफेक्टिवली भी कम्युनिकेट कर पाते हैं अगर हम उनको ग्रुप्स में बांट लेते हैं तो. इन अर्ली क्लासेज यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको अर्ली क्लासेज में मीसू से 6th और 7th क्लास में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया था. एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड्स यू नो व्हाट दे मीन. जब हाँ कहा जाता है आपसे कि लिविंग थिंग्स, तो आपको पता होता है लिविंग थिंग्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आप उनके हिसाब से उनको रिलेट कर पाते हैं. जब कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स तो आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में रिलेट कर पाते हैं क्योंकि आपको उनकी सबकी क्वालिटीज़ पता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ सेम होती हैं. तो ये ग्रुपिंग का फायदा होता है. तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ों को कैटेगराइज करने का क्या फायदा होता है. आगे वी डू द सेम थिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं. आगे आपको फिर से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, थिंक अबाउट इट में. व्हाट माइट बी द डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं. तो देखिए, कुछ तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ आप बताइएगा. नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ तो होते हैं कि जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, कुछ होते हैं जो हमें ऊपर ही मिल जाती हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये हमें ज़मीन के ऊपर ही मिल जाती हैं. कुछ हैं जैसे कि मेटल्स हैं और कोल है, पेट्रोलियम है, इन सबको हमें ज़मीन के अंदर से निकालना होता है. तो इनको हम इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं. या फिर और भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम उनके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते. या फिर हम अपनी लाइफ को लग्जूरियस बनाना चाहते हैं, मीन्स उससे हमारी जिंदा रहने के लिए, लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर एक कलीज एक लग्जूरियस लाइफ के लिए ज़रूरी है. इसके भी यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सी कैटेगरीज बन सकती हैं. तो आपके यहाँ पर क्लास में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो है वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूजेज वी पुट देम टू. एक तरीका ये भी है कि हम उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि एसेंशियल फॉर लाइफ और सोर्स फॉर मटेरियल एंड सोर्स फॉर एनर्जी. जैसे कि हमें लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, या फिर सोर्स फॉर मटेरियल्स हैं, या फिर सोर्स फॉर एनर्जी है. इनके बिहाफ पर हमको कैटेगराइज कर सकते हैं. यहाँ आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं. देखिए, एसेंशियल फॉर लाइफ क्या क्या होते हैं, जिनके लिए हम कोई नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते, हम कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि वाटर है,
एयर है, सॉइल है, इनके बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये है हमारे लिए असेंशियल फॉर लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद है मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वुड, मिनरल्स, ओर्स यूज टू क्रिएट यूटिलिटी एंड ब्यूटी, जिनको हम यूज करते हैं ब्यूटी इन्हांस करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कह लीजिए लाइफ को फिजिबल बनाने के लिए यूज करते हैं। इन्हें कहा जाता है मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि मेटल्स होती हैं, वुड होता है, ओर्स होते हैं मिनरल्स के, है ना। तो इन सबको कहा जाता है मटेरियल रिसोर्सेज। तीसरे होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सन है या फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना। इन सबको जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये कही जाती हैं एनर्जी सोर्सेज। तो इस फोटो की भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। द 3 पिलर्स ऑफ सर्वाइवल आर, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 3 पिलर्स में बांटा है। पहला है असेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा है मटेरियल सोर्सेज, तीसरे हैं एनर्जी सोर्सेज। तो असेंशियल फॉर लाइफ होते हैं वाटर, एयर, सॉइल। मटेरियल सोर्सेज होते हैं जिसमें हम मेटल्स को और वुड को रखते हैं, और एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनमें हम फॉसिल फ्यूल्स को रखते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इनको रखते हैं। ठीक है बेटे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग जान लेते हैं रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। यानी कि एयर, वाटर एंड फूड के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी टेक दिस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, the rivers and ponds and through the cultivation of soil और other living things। हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है, रिवर से, पॉन्ड से हमें वाटर मिलता है, कल्टीवेशन से सॉइल के और लिविंग थिंग्स से हमें फूड मिलता है। तो वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम वो हवा बना नहीं सकते जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, उसे हम खुद बना नहीं सकते। और वो सॉइल भी हम अपने आप नहीं बना सकते जिसमें हम अपनी जो है क्या कि कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर हमारा होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ हो गए। इसके बाद दूसरे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, इसमें क्या, ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिए हैं उनमें से हम फिजिकल गिफ्ट जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। We make them for our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into a statue. ठीक है ना। तो हम उसको एक स्टेचू बना सकते हैं वुड के टुकड़े को, या फिर उससे हम चेयर बना सकते हैं। तो वुड हमें मिला है नेचर से, उससे हम ये चीज़ें बना रहे हैं। मेटल मिला है, मेटल से हम लोग कोई व्हीकल बना सकते हैं, कोई यूटेंसिल्स बना सकते हैं, कोई टॉय बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, जिनसे हम अपने मटेरियल्स बनाते हैं। इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारे यहाँ बेटा प्लेटोज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इससे हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जिनमें हमें वुड से लेकर मार्बल तक और कोल से लेकर गोल्ड तक सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। इसके बाद है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो एनर्जी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। आज की तारीख में एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। तो दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ये कहाँ कहाँ से मिलती है एनर्जी? कोल से मिलती है, वाटर से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, विंड से मिलती है। तो ये होती है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो यहाँ पर आप एक कंफ्यूज ना हो, वाटर है ये हमारा रिसोर्स फॉर लिविंग में भी आता है, रिसोर्सेज फॉर लाइफ में भी आएगा, और विंड ये भी आपकी रिसोर्सेज फॉर लाइफ में भी आएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक रिसोर्स दूसरी कैटेगरी में भी आ सकता है। यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको दिखा रिवर वाटर, A renewable resource as long as glaciers are and forest exist। जब तक हमारे फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं तब तक हमारे पास रिवर्स में पानी आता रहेगा। ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, रिवर वाटर है। ये रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, हमारी लाइफ में जीते जी हमारे दोबारा से आ जाएगा हमारे पास। दूसरा है टिम्बर। वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ वी अलाउ इट टू रीजनरेट। हम
एक लिमिटेड क्वांटिटी में फॉरेस्ट से वुड भी ले सकते हैं, टिम्बर भी ले सकते हैं, अगर हम उसे रीजनरेट करने का टाइम देते रहें तो। अगर हम सारा जंगल एक साथ काट देंगे तो बेटा हमें कंसिस्टेंटली वुड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी वुड रेगुलरली यूज़ करते रहें तो हमें फॉरेस्ट से वो लगातार मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी आपको बताई गई है बेटे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। तो एक तरीका तो ये था कि हमने रिसोर्सेज को इस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया, कैटेगराइज किया कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल हैं, या फिर हम उन्हें डेकोरेटिव पार्ट के रूप में यूज़ करते हैं, अपनी यूटिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई थी। दूसरा है हमें वो मिलते कितने टाइम में हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बनने में बहुत सारे साल, लाखों साल लगते हैं, तो उसके भी यहाँ पर करेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हमने अगर मान लीजिए यूज़ किया तो दोबारा से हमारे जीते जी बन जाते हैं, जैसे कि टिम्बर है, लकड़ी है, 10-15 साल में बन जाती है। लेकिन कोयला है, कोयले को बनने में लाखों साल लगते हैं, तो हम इतने साल जिंदा नहीं रह सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि हम उसको दोबारा से अपने जीते जी नहीं बनते हुए देख सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज बनेंगी। तो सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट, वो रिन्यू किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, इस बिहार पर हम उनको कैटेगराइज करेंगे। तो a general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. प्रिंसिपल जो है नेचर का, एक बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है कि ये चीज़ों को दोबारा रेस्टोर करती रहती है, रीजनरेट करती रहती है। तो रेस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। तो रिस्टोरेशन होता है, रेस्टोरेशन कहा जाता है कि किसी चीज़ को हमने डिग्रेड किया तो नेचर उसको अपने आप उसको अपग्रेड कर ले, उसको दोबारा से रेस्टोर कर ले। जैसे हमने सॉइल में से फसल ली, सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, कुछ टाइम के बाद नेचर उसको दोबारा से नॉरिश कर देती है। या फिर हमने किसी पेड़ से कुछ डालियाँ काट ली, कुछ ब्रांचेस काट ली, तो नेचर ने कुछ टाइम के बाद उसको दोबारा से जनरेट कर दिया। तो ये हो गई एक तरीके से रिन्यूएबल। तो नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर टाइम। नेचर टाइम के साथ साथ अपने आप को हील करती रहती है, रिन्यू करती रहती है, मेंटेन करती रहती है। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर वाइल्ड फायर। आपके बॉडी में कोई कट लग जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, वाइल्ड फायर होती है, उसके बाद वो अपने आप रिकवर हो जाता है, धीरे धीरे वो जंगल दोबारा से बन जाता है। तो रीजेनरेशन गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन। रीजेनरेशन जो है वो रेस्टोरेशन से आगे की बात होती है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई चीज़ खत्म हो गई वो दोबारा से रिबॉर्न होती है। देखिए, सो इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। मतलब वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है नेचर कि वो चीज़ें दोबारा से जनरेट होने लग जाती हैं। तो वी प्लांट इन trees in area that may have lost them on account of human interventions like clearing forest and housing for housing। हम किसी जगह पर प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स को हम लोग कहीं पर करते हैं, लगाते हैं, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं जहाँ पर हम पहले पेड़ काट चुके हैं, वहाँ पर घर बनाने के लिए या फिर लकड़ी के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, दोबारा से वो पेड़ उग जाते हैं। प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम। जब हम वहाँ पर उसी तरह के पेड़ दोबारा से लगा देते हैं जैसे हमारे काटने से पहले थे, तो नेचर अपने आप को रिस्टोर कर लिया करती है। द ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड अदर क्रिएचर्स इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। उससे क्या होता है, जब ट्रीज लग जाते हैं तो वहाँ पर बर्ड्स भी वापस आने लग जाते हैं, स्क्वेरल्स भी आ जाती हैं, बाकी सारे क्रिएचर्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर लाइफ रिटर्न हो जाती है, वापस वहाँ पर सब लोग दोबारा से नेचुरल वहाँ पर कंडीशंस बन जाती हैं। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। नेचर इस तरीके से काम करती है बेटे कि कोई भी नेचुरल चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। टेक अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट। किसी फॉरेस्ट में सपोज कीजिए कोई जंगल में कोई पेड़ गिर गया, कोई ट्री है वहाँ पर फॉल डाउन हो गया, गिर पड़ा। इट डिकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर देते हैं। फंगी, इंसेक्ट उसके ऊपर फीडिंग होती है उनकी, वो लोग खा के उसको ख़त्म कर देते हैं।
द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, ट्री जो है वो सॉइल का पार्ट बन जाता है, सॉइल में मिल जाता है पूरी तरह से, एनरिचिंग इट, और सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, एक तरीके से वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है, कंपोस्ट का काम करता है। न्यू ट्रीज एंड प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, उसके सीड से नए प्लांट और ट्रीज ग्रो करते हैं। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन, और जब ये ट्रीज दोबारा से बनेंगे फिर से वो गिरेंगे, फिर से वो कंपोज होंगे, फिर से वो न्यूट्रिएंट बढ़ाएंगे सॉइल में, फिर से नए सीड से नए प्लांट्स आपके बनेंगे। तो इस तरीके से नेचर जो है अपने आप को रेस्टोरेशन करती रहती है, रीजनरेशन करती रहती है। इसको एक पिक्चर से समझते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका, जीरो वेस्ट का नेचर का। नेचर में मान लीजिए कोई नया सीड है, कोई सीड है, वो आपने सॉइल में उसको उगा दिया, वो जाएगा, पेड़ बनेगा, ट्री बन गया, उसके बाद वो पेड़ गिर गया, गिर के डिकम्पोज हो जाएगा और सॉइल में मिल जाएगा, उसके जो सीड होंगे वो दोबारा से नए प्लांट बनेंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है। द नेचर ऑपरेट्स इन साइकिल्स, नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज फूड फॉर समथिंग एल्स। हर चीज किसी न किसी के लिए फूड है नेचुरल चीजों में। रेस्टोरेशन, रिटर्निंग अ डैमेज्ड एलिमेंट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। रेस्टोरेशन होता है कोई चीज डैमेज हो गई है उसको दोबारा से उसकी नॉर्मल पोजीशन में लेके आना, और रीजनरेशन होता है क्रिएटिंग न्यू लाइफ एंड एनेबलिंग कंडीशंस टू फ्लरिश, और उसके लिए कोई नई लाइफ होना और उसको दोबारा से फ्लरिश करने की कंडीशन देना। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा था कि कोई पेड़ है, वो उसकी कोई डालियां टूट गई तो जो है क्या कि रेस्टोरेशन करेगा, उस पौधे को दोबारा से रेस्टोर करेगा, वहां पर उसकी जो ब्रांचेस टूट गई हैं वहां पर नई ब्रांचेस आएंगी। लेकिन रीजनरेशन क्या होगा, सीड से नया पौधा उग रहा है, उसे कहेंगे रीजनरेशन। तो ये आपकी नेचर है जो रीजनरेशन और रिस्टोरेशन का काम करती रहती है। तो ये हमने पढ़े, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस, जो कि चलती रहती है। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम, टाइम के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबंडेंट सनशाइन, इंडिया में बहुत सारा सनशाइन हमें मिलता है, सूरज की रोशनी भरपूर है पूरे इंडिया में। In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers, forests renew themselves, soil replenishes itself through natural processes and so on। यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो हमारी जो सनशाइन है पूरे इंडिया में भरपूर है, नेचुरल कोर्स रिवर्स हमारी रेन की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से लगातार उनमें पानी आता रहता है, फॉरेस्ट अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, सॉइल भी अपने आप को रिप्लेनिश करती रहती है, दोबारा दोबारा सॉइल में प्लांट गिरते रहते हैं, जैसा अभी हमने सुना था सॉइल का नरिशमेंट होता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner। हम इनको दोबारा से सस्टेन कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या फिर हमें बहते हुए पानी से एनर्जी मिल रही है, लकड़ी है जंगलों से मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ें रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि इनको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है ना बेटे, ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। आगे कहा गया है हाउएवर फॉर दैम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन, लेकिन इनके रिन्यूएबल रहने के लिए कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ये रिन्यूएबल हो रहेंगे, अपने आप रिन्यू हो जाएंगे। द नेचुरल रिदम ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, जो नेचर का अपना रिदम है, जो नेचर की अपनी स्पीड है रेस्टोरेशन की और रीजनरेशन की, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, तभी वो रीजनरेट कर पाएगी, तभी वो रेस्टोरेशन कर पाएगी। If we harvest timber faster than the forest can grow trees, we will eventually deplete the forest। अगर हम जंगलों के बढ़ने की स्पीड से कहीं ज़्यादा स्पीड से अगर जंगल काटने लग जाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, वो रिन्यूएबल नहीं रह जाएंगे। मान लीजिए हमें लगातार किसी जंगल को काटते ही जा रहे हैं, हमने एक साल के अंदर सारा जंगल काट दिया, तो एक साल में दोबारा से तो जंगल पूरा का पूरा जनरेट नहीं होगा, इसलिए ये फिर रिन्यूएबल सोर्स नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ में से आपने 5 पेड़ इस साल काट लिए, 5 पेड़ अगले साल काट लिए, 5 पेड़ हर साल आप काट रहे हैं, तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन आपके पास प्लांट बने रहेंगे, ट्रीज बने रहेंगे। तो ये आपका एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स रहेगा। लेकिन अगर आपने 100 के 100 पेड़, आपके 100 के 100 ट्रीज आपने एक ही बार में काट लिए, तो फिर वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा। तो हमें एक तरीके से जो इसका रिन्यूएबल की कंडीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी ही स्पीड से हमें चीज़ों को यूज़ करना है जिस स्पीड से वो जनरेट हो रही हैं, तब ये रिन्यूएबल है। तो साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू
irresponsible human actions, many of nature's cycles have been disturbed. इंसान के irresponsible behavior की वजह से, irresponsible actions की वजह से बहुत सारे cycles डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत से प्लांट्स यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हैं जिनके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है. तो a combination of several factors interacting, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forests for agriculture and other purposes are two of them. इनमें से दो काम हमने जो किए हैं, पहला तो हमने फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है जिसमें कि कोयला है, पेट्रोलियम है, और दूसरा हमने जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा है. इनकी वजह से हमने नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया है. हैज़ लेड टू राइजिंग टेम्परेचर्स, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है. दैट वी आर एक्सपीरियंस, जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. On account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. इसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी हिमालयन रेंज के ऊपर जो ग्लेशियर्स बनी हुई हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो अपनी स्पीड से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी. उतनी तेज़ी से वहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश कम हो रही है, यानी कि पर्सिपिटेशन कम हो रहा है और वहाँ से पानी मेल्ट ज़्यादा हो रहा है. तो क्या होगा, ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे और यहाँ प्लेन्स में क्या होगा, पानी ज़्यादा आ जाएगा. तो जो कोस्टल एरिया हैं जगह जगह पर हमारे, जो कि वो सारे के सारे डूबने लग जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि हमारा ग्राउंड एरिया कम होता चला जाएगा धीरे धीरे करके. ठीक है बेटे, आगे. दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशंस लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर. वाटर टावर कहा जाता है बेटा माउंटेन्स को. तो वहाँ से जो पानी आने वाला है, कभी बहुत ज़्यादा आएगा, कभी बहुत कम आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी एकदम से फ्लड आ जाएगा. तो इससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब होगी और सारा का सारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी एक जो रिदम है वो बिगड़ जाएगा. आपको एक यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट, आपको बॉक्स में जो चीज़ें दी जाती हैं मैं बेटे वो भी पढ़ाती हूँ ताकि ये चीज़ें आप कहीं भी कोट कर सकें. तो ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग. यहाँ आपको बताया गया है कि ट्रेडिशनली कुछ कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जिनका एक सिस्टम था नेचर को बैलेंस करने का, रेगुलेट करने का. वो क्या करते थे कि स्पॉनिंग सीजन में जिस टाइम मछलियाँ जो होती हैं, फिशेस जो होती हैं, वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होती थी, उस टाइम वो उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होता था कि वो लोग फिशिंग नहीं किया करते थे. जो फिशरमैन हुआ करते थे वो लोग उस टाइम पर फिशेस को नहीं पकड़ा करते थे. हाउएवर द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग. लेकिन जब कॉमर्शलाइजेशन बढ़ता चला गया तो ओवर फिशिंग स्टार्ट हो गई. इन द केस ऑफ अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड टूना, फॉर एग्जाम्पल, एक टूना नाम की फिश हुआ करती थी. द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन दियर पॉपुलेशन लेड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग. उनकी जब पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन होने लग गई, एकदम से कम होने लग गई, तो कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई. नेवरदलेस, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimps, etc. is on a decline. ये जो लूना फिश थी, टूना फिश जो थी, ये वहाँ पर जो ओशंस होते थे उनको साफ रखने के लिए, उनका इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ करती थी. जो छोटी फिशेज होती थी उनको खा जाती थी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह को खा जाती थी. वो अब डिक्लाइन की तरफ है, वो कम हो रही हैं, लगभग गायब होने वाली हैं. तो ये क्या है, एक तरीके से हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिक्लाइन की तरफ है. आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस. क्या आपको पता है कि किस तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस किया जा सकता है? बेटा आप लोग बताइए, अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें मैं भी आपको कुछ प्रोसेसेस बताऊंगी जिनसे इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाता है. आगे है, वी नीड इंडस्ट्रीज टू रिप्रोड्यूस द गुड वी कंज्यूम. हमें इंडस्ट्रीज चाहिए ताकि जो चीज़ें हम कंजम्पशन करते हैं, जिन चीज़ों की, वो हमें मिल सकें. द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स. उसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर भी निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं जिनको हम रिवर्स में डाल देते हैं एंड अदर वाटर बॉडीज, वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में चला जाता है. ऑफन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म. उससे क्या होता है, इन चीज़ों को जो लाइफ फॉर्म होता है ओशन के अंदर, वाटर के अंदर, वो इनको नहीं खा सकते, केमिकल होते हैं, इनसे वो मर भी जाते हैं. इंस्टेड इट लीड्स टू अ डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन. इससे क्या होता है कि नेचर का रेस्टोरेशन का और रीजनरेशन का प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ. इससे रिवर जो होती है वो पॉइजनस हो जाती है और लाइफ को रेस्टोर नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं कर सकती.
आगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग्स दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेट। आपको अपने सराउंडिंग में वो एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी है जो नेचर को रिस्टोर करने में, रीजनरेट करने में ऑब्स्टेकल बन रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल, और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये रेस्टोरेशन और रीजनरेशन डिसकंटिन्यू ना हो, चलता रहे। साथ में आपको एक कहा गया है डोंट मिस आउट, यानी कि इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या होती है, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या। नेचर हैज सम इनहेरेंट वेज ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि ट्रीज जो हैं वो नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। व्हेन दे नेचुरली प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमंस वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज। जब किसी भी नेचर का जो कोई सर्विस होती है, नेचर का कोई फंक्शन होता है, उससे जब ह्यूमन को यानी कि हम लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ये हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विस है। We can think of it like this: a forest naturally filters water, prevents soil erosion, and provides habitat for animals. These are ecosystem functions. तो जैसे कोई भी फॉरेस्ट है, वहां पर क्या होता है कि फॉरेस्ट पानी को फिल्टर करता है, वाटर को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, सॉइल को इरोजन से बचाता है, और हैबिटेट देता है एनिमल्स को और बर्ड्स को, यानी कि उनको घर देता है। तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं। When we benefit from clean water, protected farmland and pollinated crops, because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature. लेकिन जब हम उससे साफ पानी हमें मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है हमें, साथ में प्रोटेक्टेड आपको फार्म लैंड मिलता है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर, और साथ में पॉलिनेटेड क्रॉप्स मिलती हैं जंगल की वजह से। तो ये कहते हैं हम कि हमें ये सर्विसेज मिल रही हैं नेचर से, यानी कि जब नेचर काम कर रही है तो उसका फंक्शन है, लेकिन उससे हम बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए सर्विस है। तो मेच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, कोई पेड़ कम कर सकता है प्रोड्यूस, कोई कम ज्यादा कर सकता है, बट एन एवरेज आपको दिया गया है कि एक मैच्योर ट्री जो होता है वो 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करता है। ये वैरायटी कम ज्यादा हो सकती है। साथ में ही आपको बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे, यानी कि हमें पर डे 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये भी प्लांट की तरह वेरी कर सकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, उनकी एक्टिविटी की अकॉर्डिंग, उनकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग जरूरत हो सकती है। बट एक कंपेयर करके बताया गया कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि एक पेड़ अपनी सारी जिंदगी में रोज उतनी हमको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है पूरा पेड़, जितनी हमें एक इंसान को चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, ये हमारे फॉरेस्ट की सर्विसेज हैं हमारे लिए। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन एक प्लांट की, एक पूरे मैच्योर ट्री की होती है 275 लीटर्स पर डे, और ह्यूमन रिक्वायरमेंट है 350 लीटर्स पर डे। ठीक है, व्हेन वी प्रोटेक्ट अ फॉरेस्ट वी प्रिजर्व अ मासिव फ्री यूटिलिटी प्लांट दैट कीप्स अस अलाइव। जब हम एक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपने लिए लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है। इसके बाद आपको दिया गया है लेफ्ट एक्सप्लोर। यहाँ आपसे कहा गया है टेक अप अ स्मॉल रिसर्च स्टडी टू असेस द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर region. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to access information that you may need. यानी कि आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने एरिया में देखिए कि वहां पर कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके यहाँ हैं, आपके रीजन में हैं, जहां पर आप एग्जिस्ट हैं। What has been the change in their status over time? टाइम के साथ इनके स्टेटस में क्या चेंजेस आए हैं? Make a small report that identifies the reasons for the change and what may be done. एक लिस्ट बनाइए, एक रिपोर्ट बनाइए जिससे पता चले कि ये जो रीजन है उनको आइडेंटिफाई करें कि ये सारे चेंजेस क्यों आए हैं
और आगे क्या किया जाना चाहिए या क्या कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्सेज की बात हो गई बेटे। आगे अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम में बनते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज ऑन, जिनको हम जिस रेट पर यूज करते हैं, यानी कि जितना हम इन्हें यूज करते हैं उतना साथ के साथ ये नहीं जनरेट हो सकते हैं, इनको टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल जो है कोल और पेट्रोलियम है, एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे कोल और पेट्रोलियम, या फिर मिनरल्स और मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? इंडिया हैज सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स। We mine coal to meet our growing need for energy, but it has been estimated that the coal reserves in India may last another 50 years. यानी कि हमारे पास कोल के रिजर्व्स हैं, हम उनको रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में जितने भी कोल रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे अगले 50 साल में, यानी कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में खत्म हो जाए। The demand for electricity has been increasing as the population expands and development work accelerates. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जाती है, और साथ ही डेवलपमेंट जो है वो भी डेवलपमेंट वर्क जो है वो भी बढ़ता जाता है। Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judiciously. इससे पहले कि हमारा कोयला खत्म हो जाए, और हमें बहुत इसे सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और सस्टेनेबल ऑप्शन जब तक नहीं आ जाते हैं वाइडली, जैसे सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, इनका बहुत ही स्मूथली यूज होना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोल को और पेट्रोलियम को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जब तक इनके ऑप्शन हमारे पास फिजिबल नहीं हो जाते हैं तब तक हमने इनको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आगे फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लेट्स एक्सप्लोर कर। What are the non-renewable resources that you use daily? ऐसे कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप डेली यूज करते हैं? आप बताएंगे बेटे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको डाउट होगा तो मैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तो उसमें कराऊंगी। फिलहाल आप बताइए कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिन्हें आप डेली यूज में आप लाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। What are the possible renewable substitutes? इनके पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर मान लीजिए खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, लोहा है, खत्म हो जाएगा, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास, इसका ऑप्शन क्या है? What are some of the steps we can take to transition of to renewable? हम ऐसे क्या स्टेप है जो ले सकते हैं इनको रिन्यूएबल को ट्रांजिशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दुनिया में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और इसका क्या असर। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हमारे यहाँ पर जमीन के नीचे 100 किलो कोयला मिलेगा तो आपको हर जगह 100 किलो कोयला मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं बहुत सारा कोयला मिल जाएगा, कहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहीं सोना मिल जाएगा, कहीं एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अनइक्वली और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं मिलता है कहीं नहीं। The natural resources are not evenly distributed across our planet or even within countries. हमारी कंट्री के अंदर भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। This uneven distribution shapes human settlements, trade patterns, international relations and conflicts too. अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हर जगह पर नहीं मिलता है पेट्रोलियम, हर जगह पर कोल नहीं मिलता है, इस वजह से ह्यूमन सेटलमेंट बनते हैं, ट्रेड पैटर्न्स बनते हैं, लोग एक दूसरे से खरीदते हैं चीजों को, और इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम लोग पेट्रोलियम लेते हैं बाहर से, तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स बनते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू, और साथ में युद्ध भी होते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कई जगह पर युद्ध चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पर युद्ध चल रहे हैं। तो मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, बहुत से वॉर्स लड़े गए हैं और अभी भी लड़े जा रहे हैं। टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, कंट्रोल लेने के लिए बहुत सारे वॉर्स अभी भी चल रही हैं। तो आप नाम बताएंगे मुझे। यहाँ देखिए आपको इंडिया का इन्होंने मैप दे दिया है, एक हिस्सा दिया है जहाँ पर बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोल है,
ऑयल है, आयरन ओर है और बॉक्साइट है। बॉक्साइट किस चीज का आपका ओर होता है, मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो कोल के देखिए आप, गोल सर्कल है ब्लैक कलर का, जैसे कोरबा में है, यहाँ पर किन ये है, तालचेर में है, सिंघरन में है और नवेली में है। ये सारे के सारे यहाँ पे कोल रिसोर्सेज हैं। और यहाँ देखिए झरिया, बोकारो, रानीगंज ये भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का ट्रायंगल दिया गया है ऑयल के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कोस्टल एरिया में ऑयल की हमारी रिफाइनरीज हैं, कलोल, बेसिन, मुंबई हाई, ये आपको नाम दिए गए हैं। इसके बाद आयरन ओर के लिए आपको पिंक कलर के स्क्वायर्स दिए गए हैं। देखिए ये सारा का सारा है, रत्नागिरी है, गोवा है, चिकमंगलुरु है, कुद्रेमुख है, बल्लेरी है, चित्रादुर्गा है, तुमकुर है, यहाँ पर बिलासपुर है, यहाँ ये चंद्रपुर है, साथ में यहाँ पर आपको दिया गया गोवा, मयूरभनी और क्योंझार, यहाँ पर आपका दिख जाता है आपको पिंक कलर के स्क्वायर। आपको साथ में ऑरेंज कलर का आपको ये जो दिया गया है ये आपका बॉक्साइट है, ये कटनी में है, अमरकंटक में है, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बिलासपुर में है और साथ में कोरापुट में है। ये सारा का सारा आपको देख रहे हैं आप लोग, रिसोर्सेज आपको दिखाए गए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। अब यहाँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए दिया गया कि एक्सप्लोर द मैप, ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11। ये मैप आपको देखना है। नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनरल्स का बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर है भी नहीं, है ना। तो आगे क्या कहा गया, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन। आपके रीजन में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देखिए बेटे मैं यहाँ पर दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर मुझे फिलहाल यहाँ पर कोई भी रिसोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आपके एरिया में जो भी रिसोर्सेज दिखाई पड़ते हैं आप लोग बताएंगे। आगे, इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। इंडस्ट्रीज जो होती हैं किसी नेचुरल रिसोर्स के आसपास जब डेवलप होती हैं तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट डेवलप करती है, वहाँ उनके लोगों को रोजगार मिलता है। टाउनशिप्स ग्रो अराउंड देम, उनके आसपास शहर बसते हैं। एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू, और साथ में वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बढ़ जाए। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स एक्सेसिबल, और ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज आ जाती हैं। हाउएवर these benefits are often accompanied by cost in the short term as well as in the long term। ये सारी के सारे जो चीजें होती हैं, ये फायदे जो होते हैं, ये साथ साथ पैसा भी बढ़ाते हैं, रईसी भी बढ़ाते हैं, अमीरी भी बढ़ाते हैं टाइम के साथ। We have examples from across the world of people living in resource-rich areas who have been displaced from their homes to facilitate such development। हम सारे दुनिया में हम लोग देख सकते हैं कि लोग अपने घर से कई बार डिस्प्लेस हो जाते हैं, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है ऐसे रिसोर्सेज को फैसिलिटेट करने के लिए। इन सम केसेस वहां पर जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सम केसेस देयर सेपरेट प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार उनके सेपरेट प्लेसेस होती हैं, इनकी वजह से वहां पर वो थ्रेट में होते हैं, उनको खतरा होता है, उनको खोद नहीं सकते, तो ऐसा भी कंडीशन बन जाता है। अगेन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स जो है, जो स्पॉट है, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी क्या है। तो कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक द वुड स्टील। यानी कि ये जब इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जब मिलते हैं, यानी किसी जगह पर रिसोर्सेज हैं और इंसान अपना दिमाग लगाता है, तो उससे क्या होता है, वुड स्टील टाइप की प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। As we know, trade fueled the development of large empires in India। पर आप जैसे कि जानते हैं कि ट्रेड की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारा डेवलप। आगे आपको कहा गया है लेट्स एक्सप्लोर to select any two natural resources, gather information about their availability across different parts of India। यानी कि कोई दो नेचुरल रिसोर्सेज आप सेलेक्ट कीजिए और उनके बारे में आप पूरे इंडिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। देन मार्क देम ऑन अ मैप, उनको एक मैप पर मार्क कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड विद देम, उनके साथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, यानी कि जिनमें पैसा कमाया जाता है, उनसे कैसे जुड़ी हुई। तो डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन दोज पार्ट फ्रॉम करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो क्या आप देखिए कि वहां से जब एक्सट्रैक्ट किए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज किन्हीं जगहों पर, तो उसका आज की तारीख में वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है करंट में और
फ्यूचर में उसका क्या फर्क पड़ेगा। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज नेचर्स गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वेज। आप साथ में यहाँ पर ये भी तरीके बताइए कि हम जो नेचर से हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम रिस्पॉन्सिबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नेचर कभी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर ध्यान नहीं देती है ना। These leads to tensions regarding the sharing of natural resources across states as well as countries। और इसी वजह से, क्योंकि नेचर जो है वो बाउंड्रीज का ध्यान नहीं रखती है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई बार डिस्प्यूट की वजह बनता है। उनका शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग करते टाइम उनको लगता है कि सामने वाले ने ज्यादा चीज को इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास नहीं आने दे रहा है, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट बन। One example is the sharing of Kaveri river water among Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry। यानी कि केरला रिवर है, केरला हमारी जो कावेरी रिवर है साउथ में, उसका पानी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी 4 स्टेट में 4 जगह से होकर के जाता है। तो इन जगहों पर क्या है कि नेगोशिएशंस एंड डेट मैनेजमेंट पर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग। इनमें आपस में इस पानी का बंटवारा सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए बहुत सारी नेगोशिएशंस की गई, सौदेबाजियां की गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए ताकि फेयर शेयरिंग होगी। ऑफ कोर्स Reaching such agreement between neighboring countries is not easy। Of course, आसपास की कंट्रीज के साथ हम लोग इतना आसानी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जितना आपस में अपने स्टेट में कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा इशू रहता है सिंधु रिवर के वाटर के से। तो आगे आपको दिया गया है, फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ कर लाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पाकिस्तान के साथ इंडिया का चल रहा है, इसको आपको अपनी क्लास में जाकर के डिस्कस कर। यहाँ देखिए आपको ये एक फोटो दे दी गई है, मेट्रो डैम इन तमिलनाडु बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है। डैम होता है बेटा, देखिए क्या होता है, ये डैम बना, ये डैम, ठीक है, तो ये कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है ताकि पानी को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और साथ में इसमें ट्रांसपोर्ट का भी एक तरह से फायदा उठाया जा सके। आगे दिया गया द नेचुरल रिसोर्स कर्स। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग जरा एक बार पढ़ लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहे जाते हैं कोल, आयरन, ऑयल, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द एज इंडस्ट्रियल डिमांड राइज द सप्लाई कर्व रिमेन्स फ्लैट एंड फाइनल। लेकिन इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। वी आर स्पेंडिंग कैपिटल नॉट इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग अपना जो हमारा कैपिटल है उसको स्पेंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट को स्पेंड नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है जो मनी लेंडर होता है, वो बेटे किसी को पैसा दे देता है, उसका जो इंटरेस्ट आता रहता है वो उसको स्पेंड करता रहता है, उसका जो कैपिटल इंटरेस्ट होता है, जो कैपिटल मनी होता है वो बचा रहता है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मामले में हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग कैपिटल को भी खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ साथ। तो 50 years एस्टिमेटेड longevity ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स एट करंट एक्सट्रैक्शन रेट। मतलब इंडिया में जिस तरीके से आज की तारीख में एक्सट्रैक्शन हो रहा है ऐसे ही होता रहा तो ये माना जाता है कि नेक्स्ट 50 years में हमारे यहाँ से कोल खत्म हो जाएगा। आगे आपको लेसन में दिया गया है टॉपिक द नेचुरल रिसोर्स कर्स। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी किसी जगह पर अगर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह बहुत प्रॉस्पर होगी, या फिर किसी के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है तो अमीर ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। Some regions rich in natural resources can experience slower economic growth and development, a phenomenon economists call the natural resource curse। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जगह बहुत एनरिच्ड है नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन फिर भी उसका डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, और ऐसे फिनोमिनन को इकोनॉमिस्ट कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स या फिर द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, बहुत ज्यादा चीजें होने का दुख। तो put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich। यानी किसी कंट्री के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंट्री रिच ही होगी। Frequently, economists are unable to develop industries that convert the resources into product।
कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी जो होती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी होती हैं, वो ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में सफल नहीं हो पाती हैं, सक्सेस नहीं हो पाती हैं जो उनके रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में बदल पाए, हायर वैल्यू के प्रोडक्ट। जैसे किसी के पास बॉक्साइट का ओर है, उसके पास रिसोर्स नहीं है कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके उसमें से, तो उसका अमीर होना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि चैप्टर दिया गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक आपको एक लेसन इसमें पढ़ने को मिलेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आप इस बात को और डिटेल में समझ पाएंगे। विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, इसकी आपको समझ डेवलप हो। आगे कहा गया है इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड द कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट अवर ग्रोइंग नीड। यानी कि इंडिया ने जनरली ऐसे कर्सेस को अवॉइड किया है। इंडिया के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है कि रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ। आगे है लेट्स एक्सप्लोर। So what do you think are the different inputs required to enable the use of the natural resources available in different geographical areas? यानी कि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड है, क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में उनको हम यूज कर सकें, ऑप्टिमम यूज कर सकें, प्रॉपर यूज कर सकें। However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains। हालांकि एक चैलेंज बना रहता है इस वजह से हमारे सामने कि एक जो हमारे रिसोर्सेज है उनका हम बैलेंसिंग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन करें, यानी कि उनको हम बैलेंस वे में उनका एक्सट्रैक्शन करें ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। सस्टेनेबिलिटी मीन्स हम चीजों को इस्तेमाल करें लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बची रहे। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना, समझना, उनको मैनेज करना एक बहुत ही एक कह लीजिए कि वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है। बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट और टेम्परेरी पिटफॉल्स। यानी कि जो इंसान की नॉलेज है, अच्छी गवर्नेंस यानी कि अच्छी गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारी की सारी चीजें फैसला करती हैं कि हमें उन चीजों से इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म हम लोग उसके साथ बेनिफिट लेंगे। तो आगे है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप। तो sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि हमें इस धरती पर अगर लाइफ को सस्टेन करना है, हमेशा बनी रहे लाइफ, तो उसके लिए अर्थ को क्या चाहिए कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें और नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि नेचर उनको रेस्टोर कर सके और रीजनरेट या रिन्यू कर सके। तो रिसोर्सेज एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जस्टिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे पास, उनको हम सोच समझ के समझदारी से इस्तेमाल करें। The scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources has led to pollution। साइंटिस्ट जो है इन एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं, उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का करते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। साथ में बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि बहुत सी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, which has been taking place at an increased pace in recent years। और ये सब चीजें बहुत तेजी से आने वाली बीते कुछ सालों में हुई। आगे आपको कहा गया restoration and regeneration of renewable resources। तो here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी रीजनरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, इस्तेमाल करने की कैपेसिटी कम। तो मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। हमारे देश में बहुत से किसान हैं, बहुत से फार्मर्स हैं जो ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है, पानी को निकालते हैं जमीन के अंदर से और उसको इस्तेमाल करते हैं। इन मोस्ट स्टेट्स द एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन द रेट इन विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड। अधिकतर बहुत सारी कंट्रीज स्पेस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पानी इतना ज्यादा निकाला जाता है जितना जमीन के अंदर जा नहीं पाता है, यानी कि वो रिप्लेनिश नहीं कर पाती है, तो उससे पहले ही हम पानी निकाल लेते हैं। ओवर टाइम दिस डेफिसिट बिल्ड्स अप लीडिंग द हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली सो इफ अनअवेलेबल। और इस तरीके से अगर चलता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें जमीन में से पानी निकालना बहुत महंगा पड़ेगा या फिर हमें पानी मिलेगा ही।
It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon. ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि बहुत सी हमारी सिटीज जो हैं वो उनके अंदर ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. तो इनिशिएटिव्स रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव बीन लॉन्च्ड टू रेमेडी दिस. बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको बढ़ाया जा सके. ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, रिजनवेंशन ऑफ पॉन्ड्स, यानी कि दोबारा जो वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग किया करते थे उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा. पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, टैंक्स बनाए जाएंगे. कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, जो खराब पानी है उसकी प्रोसेस किया जाएगा तब उसको डाला जाएगा. एंड रीयूजिंग वाटर, पानी को रीयूज किया जाएगा. आर सम ऑफ द स्टडीज अटेम्प्ट, कुछ ऐसी स्टडीज है जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए. सिमिलरली the improper use of chemical fertilizers and pesticides had led to the soil degradation. इसी तरीके से जो improper fertilizers, pesticides को हम लोग यूज कर रहे हैं उससे भी soil degradation हुआ है. तो traditional farming practices consider soil to be part of mother earth. जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग के जो तरीके होते थे उनमें अर्थ को मदर अर्थ माना जाता था. Practices like the use of cow dung and other natural fertilizers, mulching, multi-cropping एंड सो ऑन, यानी कि बहुत सारे तरीके के इस्तेमाल किए जा रहे हैं. नेचुरल कंपोस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, काउ डंग को इस्तेमाल किया, एनिमल डंग इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर और फर्टिलाइजर्स यूज किया जैसे नीम के पत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है. मल्टी क्रॉपिंग, एक तरीके लीजिए कुछ जमीन को छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, उस पर खेती नहीं की जाती है और कई बार अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि एक फसल ने एक न्यूट्रिएंट सॉइल में से निकाल लिया, दूसरी को दूसरा निकालेगी, इतने में दूसरा बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नेचर अपने आप को एक तरीके से बार बार हीलिंग करती है. तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई देम इन अ करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन. हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेडेशन उसका हो रहा है, तो हमें इन सारी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उसको डिग्रेडेशन से बचा सकें. वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रीजनरेट आवर सॉइल. अपनी सॉइल को हम दोबारा से रिप्लेनिश करना चाहते हैं, इसके लिए इसकी जरूरत. आगे है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. अब केस सेट फ्रॉम पंजाब. एक केस स्टडी आपको दी गई है पंजाब की जहां वाटर को, ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट किया. The crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab where groundwater resources have been severely depleted. तब एक ऐसे क्राइसिस खुला है, निकल करके आया है फर्टाइल प्लेन में से पंजाब की जो लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी वहां से, कि वहां पर अब ग्राउंड लेवल वाटर जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका. Punjab was home to the Green Revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food. यानी कि पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, किसी टाइम में इसका गढ़ हुआ करता था और वहां से बहुत बड़ा प्रपोर्शन आता था फूड का, जो कि सारी की सारी पॉपुलेशन को फीड कर रहा था और इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट फूड के मामले में बनाने में पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था. Today the same state faces issue of sustainability. आज ये स्टेट सस्टेनेबिलिटी का झेल रहा है. Nature has been exploited beyond regeneration, at least in the short. बहुत कम टाइम में नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया है, यहाँ पर लगातार एक्सप्लॉइट किया गया है. रीजनरेशन हो नहीं पा रहा था, उससे पहले चीजों को यूज कर लिया जा रहा था. तो however, this concern is not particular to Punjab. It affects many other states. ये सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं है, ऐसा बहुत से स्टेट में हुआ है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड का, सॉइल का हुआ. इन द 1960s फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी. तो फार्मर्स थे वो लोग बहुत, जो व्हीट और पैडी की हाई यील्डिंग वैरायटी थी जिनसे उपज ज्यादा होती थी, जिनसे कि आउटपुट ज्यादा मिलता था, 1960 में उनको शिफ्ट हो गए थे, ऐसी फसलें उगाने लगे थे. These required more water than the traditional seeds. जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे उनके कम पानी से काम चल जाता था, लेकिन जो हाई यील्डिंग सीड वैरायटी जो थी सीड्स की उसको ज्यादा पानी चाहिए था. एंड फार्मर्स बिगेन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड. और फार्मर जो थे उन्होंने ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया हाई यील्डिंग सीड्स की नीड को पूरा करने के लिए. इन एडिशन, इसके अलावा द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. पहले लोग कुएं से पानी निकाला करते थे, फिर बैलों को घुमाया करते थे तो हार्ड वर्क करना पड़ता था. फिर बिजली से निकलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी तो चला के कैजुअल वे में उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि अब मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अ सिचुएशन स्टिल प्रिवेंट इन मच ऑफ इंडिया. आज
अधिकतर जगहों पर ये कंडीशन है। पानी हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मोटर चला लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, हमें मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, तो हम जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ऑल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स थी उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत पड़ती थी। ये सब जाके पानी को स्पॉइल कर। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स से पानी खींच रहा था ऊपर, पानी ज्यादा निकाल रहे थे, फर्टिलाइजर्स के केमिकल पानी के अंदर मिल रहे थे, इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब जो था वो इसकी वजह से अफेक्टेड हुआ, हैज बिकम इनएक्सेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर। 30 मीटर तक ग्राउंड लेवल वाटर जो है, ग्राउंड वाटर है, वो नहीं मिलता है। खुदाई करने में जो पंप लगा के पहले पानी निकाला जाता था, वहां कंडीशन ऐसी हो गई है कि 30 मीटर तक अब पानी नहीं मिलता है। एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव डिसॉल्व्ड इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड। अब जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से वो पानी में मिल चुके हैं, ग्राउंड वाटर में भी मिल चुके हैं, और वो अब हेल्थ हैजर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां वहां पर केमिकल्स की वजह से होने लगी हैं वहां की उपज को खाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये वेट पैडी फील्ड है, और यहाँ पर आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, पानी निकाला जा रहा है ट्यूबवेल से। ये फोटोज आपको शेयर किए गए हैं। यहाँ आपको दिया गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। पंजाब का 80% एरिया, ऑलमोस्ट 80% नहीं, लगभग 80% एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड डिक्लेयर किया जा चुका है। In other words, we have drawn water at a rate much greater than at its restoration and rejuvenation of groundwater is possible। यानी कि जितना पानी ग्राउंड के अंदर जा नहीं रहा था उससे बहुत ज्यादा पानी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए ग्राउंड लेवल जो वाटर था उसका लेवल डाउन होता चला गया लगातार। We can see that food security was ensured for the short term। कुछ टाइम के लिए फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर हुई, सबको खाना मिला, बट द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स आई हैं उनको हीलिंग में अब बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा। यहाँ आपको मैप दिया गया है बेटे पंजाब का, इसे आप देख सकते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ में देखिए ये आपको मैप की डेप्थ दी गई है कि जहाँ पर ब्लू दिया हुआ है वहां मीटर, यहाँ पर आपको उतना मिल जाता है 0.2 2 to 5, 5 to 10 इतने पर पानी मिल जाता है। और जहाँ लाइट पिंक दिया हुआ है वहां पर 10 to 20 मीटर्स पर पानी मिलता है। जहाँ रेड दिया हुआ है वहां पर आपका 20 से 40 मीटर पे पानी मिलता है। और जहाँ डार्क मरून कलर दिया हुआ है वहां 40 मीटर पर भी पानी नहीं मिल रहा है। यानी कि वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि पानी की क्या कंडीशन है। इसके बाद आपको दिया था केस ऑफ सीमेंट। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जैसलमेर फोर्ट, राजस्थान का जैसलमेर का फोर्ट है, ये किला है। अ मड स्ट्रक्चर बिल्ट इन द 12th century एंड refurbished later using sandstone। यानी ये कभी किसी टाइम में मड से बना था, मिट्टी से बना हुआ किला था, जिसे बाद में सैंडस्टोन से दोबारा से रिपेयर किया गया। यहाँ पर सीमेंट की केस स्टडी है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। आज की तारीख में हम सीमेंट के बगैर लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। Our houses, schools and hospitals and other buildings, bridges, roads and airport all require cement। हमारे घर, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, हर जगह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। The production of cement has been listed as one of the most polluting industries। लेकिन जहां सीमेंट का प्रोडक्शन होता है तो सीमेंट की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं आज की तारीख में। The process of production releases fine dust that enters our lungs and those of animals, damaging them, settles on leaves of plant, decreasing their yield and cause soil and water pollution too। यानी कि जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारा बहुत बारीक डस्ट निकलता है। आपने देखा है सीमेंट कितना बारीक होता है, उसका डस्ट बहुत उड़ता है जो कि लोगों के लंग्स में जाता है, एनिमल्स को डैमेज करता है, लीव्स पर जम जाता है जिससे उनके अंदर उपज कम होती है, सॉइल को भी खराब करता है और पानी को भी पॉल्यूटेड करता है, वाटर को भी पॉल्यूटेड करता है। सीमेंट की इंडस्ट्री जहां होती है वहां से बहुत फाइन डस्ट निकलता है वो। The Central Pollution Control Board has created guidelines for cement factories to ensure that
द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, उसने गाइडलाइंस दी हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज को कि वो कुछ ऐसा करें कि पॉल्यूशन कम से कम हो या फिर ना हो। इन एडिशन देयर इज अ मूव टुवर्ड क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट रिड्यूस पॉल्यूशन। साथ में एक और भी कदम उठाया गया है कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव मटेरियल बनाए जाएं, सीमेंट के कुछ ऑप्शंस ढूंढे जाएं जो कि पॉल्यूशन को कम करें। These include the use of traditional materials like stone and mud। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं हमारी, स्टोन है, मड है, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल किए जाएं और रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। यानी कि सीमेंट की जगह कुछ प्लांट बेस्ड मटेरियल, यानी कि जो प्लांट से मिल रहा है, कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए। स्टोन इस्तेमाल किया जाए, मड इस्तेमाल किया जाए सीमेंट की जगह, या फिर जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकल करके सीमेंट की जगह इस्तेमाल किया जाए। ऐसी गाइडलाइंस दी जाए। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं अब। तो यहाँ सीधे सीधे आप एक पिक्चर में समझ सकते हैं, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू मैनेजमेंट द शिफ्ट वी मस्ट मूव फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ कंकरिंग नेचर टू स्टीवर्डशिप। मतलब कि हमें एक तरीके से हमें नेचर पर जीत हासिल करनी है, इस तरह की टेंडेंसी से, इस तरह की सोच से शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्शनेबल स्ट्रेटजीज क्या क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्ट रीजनरेशन, इंश्योर एक्सट्रैक्शन डज नॉट एक्सीड नेचर स्पीड ऑफ रिकवरी। यानी हमें उतना ही एक्सट्रैक्शन करना है जितना कि अर्थ रिकवर कर सकती है, नेचर रिकवर कर सकती है। दूसरा एक्शन क्या रहेगा? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मीन्स टू से रिड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड कंजम्पशन। जब हम किसी चीज को कंज्यूम करें, किसी नेचुरल रिसोर्स को, या फिर एक्सट्रैक्ट करें, उस टाइम वेस्ट मिनिमल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा है डायलॉग मीन्स टू से यूज एब्रिटेशन टू मैनेज क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। जो क्रॉस बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिसोर्सेज पर, उनके लिए डायलॉग होना चाहिए। मीन्स टू से कॉन्फ्रेंसेस हो, उन पर नेगोशिएशंस हो, उनको शॉर्ट आउट करना चाहिए। यहाँ एक स्टेटमेंट और दिया गया है कि ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड मेथड्स आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स दैट आर सस्टेनेबल। मीन्स उससे हमारे जो पुराने मटेरियल हैं जिससे हम कंस्ट्रक्शन किया करते थे, जैसे कि मड है, स्टोन है, और मेथड्स, उनको यूज किया जाए आज की टेक्नोलॉजी के साथ, और नए मटेरियल तैयार किए जाएं जो कि सस्टेनेबल हो। मीन्स उससे जो कि हमारे नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा लॉस ना पहुंचाएं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पॉल्यूटिंग, ताकि प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का वो लेस पॉल्यूटिंग हो, पॉल्यूशन कम हो। प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट, साथ में इससे लोगों को लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एंड इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और उस जगह का क्लाइमेट भी ध्यान में रखा जाए। आगे आपको दिया गया वृक्षायुर्वेदा। वृक्षायुर्वेदा क्या होता है? इज एन एंशिएंट इंडियन बोटेनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। वृक्षायुर्वेदा कहा जाता है जिसके जरिए, जो कि एक साइंस है जो कि प्लांट्स की और ट्रीज की केयर करता है और स्टडी करने के लिए हमें फोकस करता है। द टर्म कम फ्रॉम संस्कृत। वृक्षायुर्वेदा संस्कृत का टर्म है, संस्कृत वर्ड है। इसमें वृक्षा का मतलब है ट्री, एंड आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in texts such as Surapala's Vrikshayurveda around the 10th century। वृक्षायुर्वेदा के नाम से सुरपाला ने ये एक ग्रंथ लिखा था, 10th सेंचुरी में एक बुक लिखी थी, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि प्लांट्स किस तरह के हो सकते हैं, सॉइल्स के बारे में बताया था, किस तरीके से हमें सीड्स को इकट्ठा करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे प्री प्लांट ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए, यानी कि सीड को प्लांट करने से पहले उनको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, और इरिगेशन टेक्निक्स पर उन्होंने बात की हुई है अपने इसमें वृक्षायुर्वेदा के अंदर, बुक के अंदर। ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। साथ में उन्होंने बताया स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं, पेस्ट कंट्रोल की बात भी करते हैं। तो नेचुरल रेपेलेंट के जरिए और प्लांट दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर, कौन कौन से प्लांट को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार गेहूं उगा लिया, फिर एक बार कुछ सब्जियां उगा ली, फिर एक बार दाल उगा ली, ऐसे रोटेट करके फसलें उगाना ताकि सॉइल जो है उसका रेस्टोरेशन होता रहे। और दूसरा मिक्स क्रॉपिंग, चीजें एक साथ कई कई चीजें उगाई जाएं ताकि एक चीज से ही सॉइल जो है पूरी तरह से खाली ना। तो वृक्षायुर्वेदा also offers advice on proper methods of plowing soil so as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organisms in the soil like fungi, bacteria and earthworms। साथ में इसमें वृक्षायुर्वेदा जो बुक है वो इस बात भी एडवाइसेस देती है कि हमें प्लोइंग कैसे करनी है, सॉइल के मॉइस्चर को कैसे रिटेन करना है ताकि साथ में ही उसके अंदर जो ग्रोथ होती रहे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये भी सॉइल के अंदर मरे ना, बने रहे। इसके बाद आपके लिए केस स्टडी ली गई है सिक्किम से। पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड एंड माउंटिंग डेबिट फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट। यानी कि पेमा नाम से कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई बच्चा है शायद, ये उसकी फैमिली सिक्किम में बहुत ज्यादा, जैसे उनकी जो यील्ड थी, उनकी क्रॉप कम होती चली जा रही थी और उनके ऊपर डेबिट्स बढ़ते चले जा रहे थे, कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत एक्सपेंसिव केमिकल खरीदने पड़ते थे अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपनी जो वहां पर वो खेती करते थे उसके लिए। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, पेमास फैमिली decided to try। जब पूरे स्टेट में, सिक्किम में ये ट्राई हो गए, अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, मीन्स उसे हम कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, हम नेचुरल तरीके से यहाँ पर क्रॉप को उगाएंगे। तो पेमा की फैमिली ने इसको ट्राई करने के लिए डिसाइड किया। इट वॉज नॉट एन इजी ट्रांजिशन, ये बहुत आसान बदलाव नहीं था। इनिशियली द यील्ड ड्रॉप्ड एज द सॉइल वाज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज। शुरू में यील्ड जो थी बहुत कम होने लग गई, फसल बहुत कम हुई, क्योंकि जो सॉइल थी वो रिकवर कर रही थी, बहुत लंबे टाइम तक उसमें केमिकल का यूज हुआ था इसलिए। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट, prepared natural pest repellent from neem and garlic and started growing a multiple crops across the year। तो फैमिली ने कंपोस्ट पर शिफ्ट कर गए वो लोग, यानी कि फर्टिलाइजर्स की बजाय कंपोस्ट इस्तेमाल करने लग गए। नीम से, गार्लिक से उन लोगों ने पेस्टिसाइड्स बनाए, रेपेलेंट बनाए, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी कई क्रॉप को एक साल के अंदर उगाने। आफ्टर अबाउट 5 years, लगभग 5 साल बाद, पेमास फार्म वाज थ्राइविंग। पेमा की जो फार्म थे वो लहला रहे थे, अच्छी खेती हुई थी। She was able to sell her cardamom, ginger and traditional vegetables at premium prices। क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा बिकते हैं, तो अपनी कार्डेमम, जिंजर, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी कीमत पर बेचने के लिए वो एबल हो पाई, बेच सकते। In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic। यानी सिक्किम ने 2016 में अपने आप को पूरी तरह से ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया। उनकी सारी की सारी लैंड को भी, फार्मलैंड को भी उन्होंने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया था। इफेक्ट वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके असर बहुत जबरदस्त थे। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी बहुत फ्लोरिश की। वहाँ पर जो जंगल थे, वाइल्ड जो एरिया था, वो सारा का सारा अच्छे से पनपने लगा। विद बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड बर्ड्स रिटर्निंग, वहाँ पर बेनिफिशियल इंसेक्ट, बर्ड्स वापस आने लग गए। Tourism increased as visitors came to see the organic farming model and farmers income grew by 20% on average। वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आने लग गए क्योंकि सभी को वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग देखनी होती थी। टूरिज्म बढ़ा और साथ में जो फार्मर्स थे उनकी इनकम भी 20% तक बढ़ गई on an average। So today Sikkim serves as a global model demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agricultural practices while improving both biological and economic outcomes। यानी कि इन जो सिक्किम है वो एक तरीके से आज एक ग्लोबल मॉडल की तरह से काम करता है, जो ये दिखाता है कि पूरा का पूरा रीजन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इस्तेमाल कर रहा है और साथ में वहाँ के लोगों का इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स भी मिले हैं, मतलब उनको फायदा हुआ है, इकोलॉजिकली भी फायदा हुआ है और फाइनेंशियली भी फायदा हुआ है। आगे है responsible and judicious use of resources। So, in the case of non-renewable, we need to ensure that we use the resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives। यानी कि हमें इनको जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो इतने लंबे तो कम से कम चले हैं कि हम लोग सस्टेनेबल
अल्टरनेटिव्स उनके ढूंढ सके, यानी कि उनके बेस्ट अल्टरनेटिव हम ढूंढ सके। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पजेज एज वी कैन। हमें बहुत सारे रीजंस की वजह से रिन्यूएबल सोर्सेज की जरूरत है, जितने जल्दी हम ढूंढ सके, जितनी ज्यादा ढूंढ सके। तो आपको देखिए यहाँ पर सैटेलाइट इमेज दी गई है, लार्जेस्ट सोलर पार्क है ये, कहां पर है? ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पार्क है राजस्थान में। इट कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ करंट नीड्स ऑफ राजस्थान। यहाँ से राजस्थान की 15% एनर्जी की कंजम्पशन तैयार की जा सकती है सोलर एनर्जी से। साथ में ये सोलर फार्म है रायचूर कर्नाटका का, आप लोग देख सकते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया की अलायंसेस बनी है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। तो इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी IASE इन 2015। इसको याद रखिएगा बेटा, इसमें से कई बार MCQ आ जाते हैं। A coalition of sunshine rich countries committed। यहाँ पर जो सनशाइन रिच कंट्रीज थी उन सब ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक तरीके से कह सकते हैं। उन अपने जहां पर बहुत धूप आती थी उन कंट्रीज का यूनियन था ये, टू हार्नेसिंग सोलर पावर को यूज करने। द अलायंस फोकसेस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। ये अलायंस जो है, ये जो ग्रुप है, इसमें सारी वो कंट्रीज है जिनमें थ्रू आउट ईयर सनलाइट रहती है। India has helped channel billions of dollars into solar projects across developing nations, sharing technical expertise and creating affordable financing options। इंडिया ने हेल्प किया है सारे के सारे जो अलाइज हैं इनको सबको डॉलर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट। सोलर प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाया है डेवलपिंग नेशंस में, और साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्टिज्म है उनके पास, इंडिया के पास, उसको उन्होंने शेयर किया है। और साथ ही अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी उन्होंने चूज किए। जैसे आप आजकल इंडिया में देखते हैं PM सूर्य घर वगैरह, जहां से सब्सिडी भी मिलती है यहाँ के लोगों को। द भाडला सोलर पार्क इज अ सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एम्बिशंस, demonstrating how a country can transition from traditional energy sources to renewable alternatives। यहाँ पर ये जो भाडला हमारा सोलर पार्क है, ये एक तरीके से हमारे सोलर एम्बिशन का सिंबल है, जो कि ये दिखाता है कि कोई कंट्री कैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से मॉडर्न एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट कर सकती है, और इतने बड़े एरिया पर। फॉर इंडियंस द अलायंस रिप्रेजेंट बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इससे हमें जो अलायंसेस है इसकी वजह से हमें एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, और साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए, इसमें हम पैसा भी कमा सकते। इवन एज वी डील with these issues, we must be mindful that the distribution and access to resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some sections of society. Even then, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स है, कुछ सेक्शन है जहां क्लीन वाटर, क्लीन एयर नहीं पहुंचता। इन सिटीज, शहरों में Many areas do not receive adequate and regular supply of drinking water। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर रेगुलर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं पहुंचती है, पहुंचती भी है तो एडिकेट नहीं होती है, काफी नहीं होती है। एयर पोल्यूशन caused by industries and excessive use of fossil fuels affects those who are unable to protect themselves from these hazards। एयर पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज से या फिर फॉसिल फ्यूल्स के एक्सेसिव यूज की वजह से होता है, उससे वो लोग प्रभावित होते हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है जो इससे बचने के लिए कैपेबल नहीं है। आगे है, वी मस्ट रिमेंबर अवर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एक्ट एज स्टीवर्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रिस्टोरेशन। मतलब कि हमें हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो हमेशा याद रखना चाहिए, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज के और रिस्टोरेशन की तरफ हमें काम करना चाहिए, रिजनरेशन की तरफ काम करना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी में से हम चीजों को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आगे के लिए भी बनी। द भगवत गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। भगवत गीता कहती है, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। यानी कि हर व्यक्ति को अपने पर्सनल डिजायर्स को छोड़ करके यूनिवर्सल डिजायर वेल बीइंग के बारे में बात करनी चाहिए। Has the time come for us to consider this seriously? क्या अब इसके बारे में सीरियसली सोचने का समय आ चुका है? आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा के ये बात कह दी गई। नेक्स्ट, बिफोर वी मूव ऑन, पार्ट को छोड़ने से पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है।
नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सबस्टेंसेस दैट ऑकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल और सबस्टेंसेस होते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं और हम इंसानों के लिए वैल्यूएबल होते हैं। आगे है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरी, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एक बहुत ही यूजफुल कैटेगरी। आगे दिया गया है, द रिसोर्स कर्स कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, यानी कि रिसोर्स कर्स जो है हमने पढ़ा था, किसी जगह पर रिसोर्सेज हैं लेकिन उसके बावजूद वो जगह गरीब है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके और स्किल्स को डेवलप करके। आगे, वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल्स सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट, कि हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम चीजों को, रिन्यूएबल्स को उतना ही यूज करें कि जितना वो रीजनरेट हो सकती हैं, उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। Judicious and wise use of non-renewables will enable stretching their use for a longer period of time. हम नॉन रिन्यूएबल्स को धीरे धीरे यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे, इससे उनका एग्जिस्टेंस बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्ट्रेच हो जाए। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर आपके सोशल साइंस की बुक का, जो कि आपकी 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी की नई बुक लगी है, उसमें से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी है ना। यहाँ से आपका पहला पार्ट जो हमने पढ़ा, इसका नाम था नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। ये आपकी एनसीईआरटी की नई बुक का पहला चैप्टर है बेटे, जो आज हमने पढ़ा 8th क्लास का। जिसको समझ में आ गया है वो लोग बेटा आप कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।